हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, फाइनेंस इस सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो कैश क्रेडिट लोन अकाउंट में ड्राइंग पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में है। इसी हमारे चैनल में हमने पिछले साल एक वीडियो अपलोड किया था जो कि हाउ टू प्रिपेयर स्टॉक स्टेटमेंट फॉर सीसीए अकाउंट इसके बारे में था। तो उसमें हमने पूरी तरह से केस स्टडी लेके समझाया था कि स्टॉक स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, जो कि हमको सीसीए अकाउंट अगर हमारा है तो बैंक में हर महीने या फिर हर क्वार्टरली वो सबमिट करना पड़ता है। तो स्टॉक स्टेटमेंट बनाने का वो वीडियो, पुराना वीडियो अगर आपने देखा है तो इस वीडियो में जो भी बताया वो आपको समझ में जल्दी आएगा। सो प्लीज़ आप वो पहला वीडियो जो पिछले साल हमने इस चैनल में डाला था वो देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी है वो इमीडिएट समझ में आएगी। सो लेट अस कम टू द सब्जेक्ट, हाउ टू इंक्रीज ड्राइंग पावर ऑफ कैश क्रेडिट लोन। DP means maximum amount borrower can withdraw from the sanction loan limit. सो मैक्सिमम अमाउंट जो भी सैंक्शन लिमिट कैश क्रेडिट लोन के लिए बैंक ने दिया है उसमें से कितना बोरोर जो है वो विड्रॉ कर सकता है अमाउंट, उसको ड्राइंग पावर कहते हैं। कंपोनेंट्स टेकन इनटू कैलकुलेशन ऑफ डीपी, स्टॉक, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। ये तीन कंपोनेंट जो है वो ड्राइंग पावर कैलकुलेशन में इम्पॉर्टेंट है और हम बुक्स ऑफ अकाउंट से इन तीनों के डिटेल्स लेते हैं। हाउ बैंक मॉनिटर्स डीपी ऑफ बोरोर। बैंक इसका मॉनिटरिंग कैसे करती है? तो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिटेड क्वार्टरली और ईयरली, स्टॉक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन डन बाय बैंक एंड इट्स अपॉइंटेड एजेंसीज। सो बैंक जो है इस पे जो निगरानी रखनी है, ड्राइंग पावर कितना हो रहा है किसी बोरोर का और कितना उनको विड्रॉ करने का हम कर सकते हैं सैंक्शन, उसका जो भी डिसीजन है वो बैंक, ये कुछ रिपोर्टिंग और स्टॉक स्टेटमेंट जो भी हम बैंक को देते हैं इसके बेसिस पे बैंक वो डिसीजन लेती है कि ड्राइंग पावर कितना हो सकता है। तो स्टॉक स्टेटमेंट जो बोरोर सबमिट करता है मंथली या क्वार्टरली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटेड स्टेटमेंट्स जो भी है ईयरली या फिर क्वार्टरली, जो भी बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो जो सबमिट करते हैं बोरोर्स। उसके अलावा बैंक अपनी तरफ से स्टॉक ऑडिट और इंस्पेक्शंस भी कंडक्ट करती है। जो भी बोरोर है उसके प्रीमाइसेस पे वो विज़िट करती है या फिर उनके अपॉइंटेड एजेंसीज, सीए फर्म्स। तो वो पूरी तरह से अकाउंट्स और स्टॉक वेरिफिकेशन, फिज़िकल स्टॉक वेरिफिकेशन वगैरह सब करके बैंक में एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके बेसिस पे भी बहुत सारी जानकारी बैंक को मिलती है। तो जो भी एग्जिस्टिंग बोरोर्स है उनका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इसके बारे में ये तीन चार जो सोर्सेस है इस पे ड्राइंग पावर तय होती है। पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन फॉर बोरोर। अब बोरोर जो है उसको कौन से मेन पॉइंट्स कंसिडर करने हैं इसमें, जिससे कि उसकी ड्राइंग पावर बढ़े। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिल सकती है और आपका जो भी बैंक में स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन और रिपोर्ट सबमिशन का जो भी एक काम है वो बहुत ही इजी और स्मूथली हो सकता है और आपकी बैंकिंग रिलेशंस अच्छी हो सकती है। सो स्टॉक ऑफ गुड्स, कीप स्टॉक रिकॉर्ड अपडेटेड टू मैच योर फिजिकल स्टॉक विथ स्टॉक रिकॉर्ड एज पर बुक्स। तो आपका स्टॉक रिकॉर्ड जो है, जो आपके पास स्टॉक आ रहा है, यूज़ हो रहा है और जो भी बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक है उसका सभी अपडेटेड रिकॉर्ड आप अकाउंट्स में इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका स्टॉक एज़ पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी अमाउंट है वो और जो भी फिज़िकल स्टॉक गोडाउन में या फिर फैक्ट्री में है वो मैच होगा। यूज़ अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री सो दैट
फिजिकल स्टॉक मैचिंग विद अकाउंट्स कैन बी डन इजीली। आप अकाउंटिंग पैकेज जो भी यूज़ करते हैं उसमें आप विथ इन्वेंट्री अकाउंटिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका इन्वेंट्री का जो भी पोजीशन है वो अकाउंटिंग करते समय ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। कीप सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ओल्ड unusable slow moving stock having no value in the business and exclude it from stock to be given to बैंक। तो बैंक को जो है ये जो ओल्ड या फिर अनयूजेबल या फिर स्लो मूविंग जो भी आइटम है स्टॉक में वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू उसका निकले तो कुछ भी डिस्पोजेबल वैल्यू नहीं है उसका। तो बैंक को सिर्फ जिस स्टॉक का वैल्यू आ सकता है यानी रियलाइजेबल वैल्यू अच्छा है, जो फ्रेश स्टॉक है वही बैंक को चाहिए। तो आप ये जो ओल्ड या अनयूजेबल स्टॉक आपके इन्वेंट्री में है उसका जो भी अमाउंट है वो आपके टोटल जो आप स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे या फिर स्टॉक स्टेटमेंट देंगे उससे माइनस कर दीजिए। तो फिर आपको एग्जैक्ट अमाउंट बैंक को रिपोर्टिंग में आ जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शुड बी डन at cost of purchase. Only in exceptional special cases market value can be taken. Generally in most of the cases जो स्टॉक का आप अमाउंट देंगे वो कॉस्ट ऑफ परचेस का ही देंगे। और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल बिजनेसेस जो है उसमें स्पेशल केसेस में मार्केट वैल्यू जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है वो हम देते हैं। बिकॉज कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ less, this is the principle on the basis of which we have to give stock value. So अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन सैंक्शन लेटर उसके हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा। देन सेकंड पॉइंट जो हमने देखा कि दूसरा क्रेडिटर्स जो है उसका भी हमको अमाउंट देना पड़ता है स्टॉक स्टेटमेंट में। तो क्रेडिटर्स जो हम गुड्स परचेस करते हैं, मटेरियल परचेस करते हैं, उसके जो भी हमारे पेएबल्स है, बिल्स पेएबल परचेस के, उसके बारे में हमको क्या सावधानी रखनी है। तो कीप पेएबल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स टू द मिनिमम। क्रेडिटर्स की अमाउंट हमको कम से कम रखनी है। देन मोर द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स लेस विल बी द नेट स्टॉक ओन बाय द बिजनेस। हमको क्रेडिटर्स के अमाउंट ग्रॉस जो भी स्टॉक हमारे पास है जो हमने रिपोर्ट किया है स्टॉक स्टेटमेंट में उससे माइनस करनी पड़ती है, क्योंकि हमको जो भी हमारा पेड स्टॉक है वही हमको स्टॉक स्टेटमेंट में देना पड़ता है। सो जितना क्रेडिटर्स का अमाउंट कम होगा, मोर द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स लेस विल बी द नेट स्टॉक ओन बाय द बिजनेस। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो नेट स्टॉक का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली सच लेस नेट ओन स्टॉक विल गिव लेस डीपी ऑन स्टॉक। तो स्टॉक पे जो डीपी है वो कम हो सकती है अगर आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट ज़्यादा है। बिकॉज बैंक कैन टेक ओनली दैट स्टॉक विच इज़ फुल्ली पेड बाय द बिजनेस। पूरा अमाउंट जिस बिल का यानी परचेज बिल का पेड किया है वही स्टॉक वही इन्वेंट्री बैंक स्टॉक स्टेटमेंट में लेती है और उस पर ही ड्राइंग पावर निकालती है। क्योंकि अगर आपने उधारी पे कुछ मटेरियल लिया है तो वो आपका नेट स्टॉक में नहीं आ सकता। यू कैन आइदर टेक बेनिफिट ऑफ मोर क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग और मोर डीपी इन योर सीसी लोन। यू कैनॉट यूटिलाइज बोथ द फैसिलिटी। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है। एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिटर्स का अमाउंट बैलेंस रखिए, यानी बिल्स पेएबल ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं आपके परचेस के, या फिर आपको सीसी की ड्राइंग पावर जो है वो ज़्यादा मिल सकती है। सो यू कैनॉट यूटिलाइज बोथ द फैसिलिटीज़ दैट योर creditors outstanding are more and also you are getting good drawing power amount. It is not allowed. So आपको आपके क्रेडिटर्स मिनिमम रखने हैं अगर आपको बैंक से सीसी का ड्राइंग पावर ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट डेटर्स या फिर सेल्स रिसीवेबल्स का जो है उसके बारे में हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो हम देखते हैं।
दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे भी जो आपको इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकॉन। Credit period given to the customer should be kept at minimum. Bank generally not accept sales receivable pending for more than 90 days. क्रेडिट पीरियड जो है डेटर्स को दिया गया है वो मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि बैंक 90 डेज़ के ऊपर के जो भी आपके बिल्स रिसीवेबल है डेटर्स है वो डीपी कैलकुलेशन में नहीं लेती। बहुत सारे बैंक के सैंक्शन लेटर में, लोन सैंक्शन लेटर में वो क्लॉज रहता है कि वो कितने दिन के डेटर्स यानी बिल्स रिसीवेबल लेंगे। सिर्फ कुछ बिजनेसेस में अगर बिज़नेस साइकिल ज़्यादा टाइम का है तो उस केस में मोर देन 90 डेज़ की भी डेटर्स बैंक लेती है, बट इट इज़ डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस और नेचर ऑफ बिज़नेस। तो अगर आपका जो है सैंक्शन लेटर में 90 डेज़ का डेटर्स का लिमिट है तो आप क्रेडिट पीरियड ज़्यादा नहीं दे सकते डेटर्स को, क्योंकि उसके ऊपर के जो भी डेटर्स है वो ड्राइंग पावर में नहीं आएंगे। Timely recovery is the most important factor for more DP because we have to deduct unrecoverable doubtful debtors from the debtors given to the bank. रिकवरी जो है आपके सेल्स बिल का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जल्दी और टाइमली यानी जो भी टाइम पीरियड आपने फिक्स किया है आपके कस्टमर के साथ वही पीरियड में आप रिकवरी कर लीजिए। अगर वो टाइम बार्ड हो गया तो अनरिकवरेबल या फिर डाउटफुल है रिकवरी, ऐसे केसेस में वो अमाउंट आपको डेटर्स के अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा और उस पर ड्राइंग पावर नहीं मिल सकता। तो आप ये नोट डाउन कीजिए कि आपको टाइमली रिकवरी करनी है और सभी जो आपके सेल्स क्रेडिट सेल्स है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटर्स में लाने हैं। अवॉइड टू यूज़ फैक्टरिंग बिल डिस्काउंटिंग ऑफ सेल्स बिल्स। फैक्टरिंग क्या है इसके बारे में हमारे पिछले वीडियो में हमने इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप वो वीडियो देख के फैक्टरिंग का काम कैसे होता है, उसमें क्या प्रोसेसेस है वो देख सकते हैं। तो बिल डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग के लिए आप कुछ सेल्स बिल अगर देते हैं तो वो भी सेल्स यानी क्रेडिट सेल्स जो डेटर्स है वो ड्राइंग पावर में नहीं ले सकते। सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ systems, that is factoring or bill discounting, in case you are more profitable in case of cash credit loan account. If you are getting advance from customers, you will not get DP and even CC facility from बैंक। अगर आपको कस्टमर से ये एडवांस पेमेंट मिल रहा है तो इस टाइप के बिज़नेस में तो आपको ड्राइंग पावर मिलना मुश्किल है, और सीसी सैंक्शन होने के टाइम पे भी बैंक बहुत सारा यानी कैलकुलेशन करेगी और वो भी सीसी का जो सैंक्शन है वो मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल रहा है और आपका जो कस्टमर है वही आपको फंड्स दे रहा है एडवांस में, तो आपको सीसी लोन की ज़रूरत क्या है ऐसा बैंक पूछ सकती है। तो आपका अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा है उस केस में और क्रेडिटर्स बहुत ही कम है या ऐसा कुछ केस है, यानी आपका डेटर्स आपको एडवांस पेमेंट दे रहा है लेकिन क्रेडिटर्स को भी आपको एडवांस पेमेंट देना है इमीडिएट, और उसके बाद आपका स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है आपको, तो उस केस में आपका कुछ वर्किंग कैपिटल हो सकता है ब्लॉक, तो उस केस में सिर्फ आपको मिल सकता है सीसी सैंक्शन। अदरवाइज in case of advance from customer it is difficult to get drawing power. So in the nutshell we can say right reporting more bank facility. If you give correct information to bank, it will create faith and confidence of bank for you as a borrower. It will result in more loans or facilities, urgency and good banking relations. If any wrong information is found in bank audits, then borrower have to face penalties and reduction of DP immediately, which can also hamper your business operations. तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है, और ड्राइंग पावर करेक्ट अगर हम खुद ही हमारे रिकॉर्ड से निकाल के बैंक के स्टॉक स्टेटमेंट में सबमिट करेंगे तो बाद में जब भी बैंक की इंक्वायरी है या फिर ऑडिट है इसमें अगर कुछ गलती निकलती है और उसमें अगर आपका ड्राइंग पावर एकदम से कम
कर दिया जाता है बैंक से, तो उस केस में जो भी आपका बिजनेस साइकिल है वो हैम्पर हो सकता है और आपको फंड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको सही कैलकुलेशन के लिए ये सब प्रिकॉशंस और प्रॉपर इंफॉर्मेशन बैंक को दे के एक अच्छा बैंकिंग रिलेशन मेंटेन करना है। क्योंकि अगर आपका इंप्रेशन एज अ बोरोर अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको फ्यूचर में भी अच्छा फाइनेंस बैंक से मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।